1992 का दौर था जब विश्व हिंदू परिषद अयोध्या के अंदर कई सारे आंदोलन आयोजित करवाता रहता था। अब एक दिन उसने विश्व हिंदू परिषद ने एक आंदोलन का आयोजन किया। 25 फरवरी को आंदोलन था और 26 फरवरी को वहां से सब निकलना शुरू हो गए थे। अब देश के हर कोने से उन आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए लोग जाते थे। गुजरात से गए, राजस्थान से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, हर स्टेट से कुछ थोड़े थोड़े कार से वक्त वहां पे जाया करते थे। तो उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था 1992 को, जब 25 फरवरी को सब लोग वहां पर गए थे और जब वो सारा कुछ वहां पे हो गया तब वो खत्म करके वापस आ रहे थे। 26 तारीख को वहां से ट्रेन थी उनकी, साबरमती एक्सप्रेस। ये तारीख है 26 फरवरी 2002 की। ट्रेन वहां से रवाना होती है और ट्रेन वहां से रवाना होती है साबरमती एक्सप्रेस गुजरात के लिए। गुजरात को उसको पहुंचना था 27 फरवरी को। बिल्कुल टाइम पर थी ट्रेन पहले, पर जब थोड़ा टाइम बाद ये थोड़ा लेट हो गई ट्रेन और 4.5 घंटे लेट आनी थी। जो ये सारा हादसा हुआ वो गोधरा रेलवे स्टेशन पर हुआ। अब जैसे वो गोधरा पहुंची 7:30 बजे सुबह। गोधरा से पहले एक स्टेशन आता है दाऊद, तो दाऊद पर पहुंचती है ट्रेन 6 बजे, 1.5 घंटे पहले। अब सुबह के 6 बजे दाऊद पर पहुंचती है, 7:30 बजे उसे गोधरा पर पहुंचना था। तो वहां पर एक चाय वाला आता है, जैसे कि एक रिपोर्ट में, नानावटी रिपोर्ट में भी बताया गया कि एक चाय वाला आता है वहां पे जो मुस्लिम था। अब उसको उस बोगी में चढ़ने नहीं दिया जाता है। एक S5 और S6 कोच नंबर था जो बोगी थी, उसके अंदर सिर्फ कार सेवक थे, वो सारे उसके अंदर थे, तो उसमें उसको चढ़ने नहीं दिया जाते हैं। तो वहां पे थोड़ा बहुत उनके छोटे-मोटे झगड़ा भी होते हैं। एक रिपोर्ट ये भी कहती है कि वो फोन करते हैं अपने लोगों को और उसके लोग आते हैं और ये सारी घटना हो जाती है। वहां पे 26 फरवरी को रवाना होती है साबरमती एक्सप्रेस। 27 को गुजरात पहुंचनी थी उसको, तो 27 को पहुंचती भी है पर थोड़ा लेट पहुंचती है। दाऊद स्टेशन आता है, दाऊद स्टेशन पर ट्रेन थोड़ी देर रुकती है और फिर से रवाना हो जाती है गोधरा के लिए। अब कार सेवकों से पूरी बोगी भरी हुई थी, S5 और S6 कोच नंबर दोनों भरे हुए थे और इस तरीके से ट्रेन पहुंचती है वहां पर। अब जैसे वहां पहुंचती है तो वहां पर कई सारे लोग पहले से मौजूद थे। अब सबसे पहले जैसी ट्रेन रुकी तो उन लोगों ने पत्थरबाजी स्टार्ट की उनके ऊपर, तो पत्थर फेंकने स्टार्ट किए, तो कार से लोग निकल नहीं पा रहे थे बाहर, तो वो बोगी के अंदर ही रहे और पत्थरबाजी हुई काफी देर तक उनके ऊपर। और फिर थोड़ी देर बाद में किसी ने उनमें से जो भीड़ में से और उनके ऊपर पेट्रोल छिड़क देते हैं, तो पेट्रोल छिड़क कर उनके ऊपर आग लगा दी जाती है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा एक जो जेनोसाइड हुआ जो भारत के इतिहास में आज भी भारत की आत्मा को छलनी करते हैं कि 59 लोग उस दिन मारे गए। और वो मारे ऐसे गए कि उनकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी, शिनाख्त भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे उनकी बॉडी बिल्कुल जल चुकी थी, एक कोई पहचान नहीं पा रहा था कि ये कौन है क्या है। तो इस तरीके से उनको जलाया गया उस समय। अब ये उस समय तक ठीक था, उस समय तक किसी को कुछ इस पे अभी दंगे भड़के नहीं थे। तो ये सारी चीजें हुई, पर धीरे धीरे रूमर्स फैलना शुरू हुई पूरे गुजरात में, पूरे इसमें गोधरा में कि हिंदू मुस्लिम की, इसको कई लोग बोलते, कई लोग तो इसको हिंदू मुस्लिम का नाम देने लगे, कई लोग इसको एक घटना, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। अचानक से लोगों की समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी घटना तो हुई क्या है। मोदी जो वहाँ के उस समय से चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, वो शाम तक गोधरा पहुंचे और काफी सारे VHP विश्व हिंदू परिषद के लीडर्स भी वहां पर पहुंच चुके थे। क्योंकि वो सारे कार से विश्व हिंदू परिषद की सभा को ही अटेंड करके वहां पर आ रहे थे, तो लाजमी था कि वो लोग VHP के सारे कार्यकर्ता वहां पे आते, तो वो लीडर्स भी सारे एक्टिव हो जाते हैं। अब रात तक सिटी में तनाव हो जाते हैं। अब पर ऐसा अभी तक भी कोई छोटे मोटे ऐसे दंगे हुए नहीं थे पूरे गोधरा में, तो ये सारी चीजें चल रही थी। अब हालात बिगड़ते हैं, अभी सारी चीजें ठीक कंट्रोल में थी, पर हालात कब बिगड़ते हैं जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा इन लाशों को ट्रकों में, खुले ट्रकों में रख के गोधरा से अहमदाबाद लाया जाता है। तो
जैसे ही ये लाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अगर ये इनको लेके नहीं आते इस तरीके से तो शायद ये दंगे नहीं होते, पर ये जैसे ही इनको लेके आते हैं लोगों को गुस्सा और बढ़ जाता है और दंगे भड़कना स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। वीएचपी ने लाशों को रखा और गुजरात में प्रदर्शन किए, और गुजरात में अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन शुरू हो गए थे। अब 28 फरवरी से 3 फरवरी तक ये सारे दंगे चले, जिसमें लगभग 1200 लोग मारे गए। लोकसभा में ये बताया गया कि 250 इनमें से हिंदू थे और 850 के लगभग मुसलमान मारे गए थे। इसके बाद इसकी एक कमेटी, कई सारी कमेटियां बनी जिन्होंने इनकी जांच की। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जांच आयोग बनाया सबसे पहले, जिसने इसको दुर्घटना करार दिया, पर इस आयोग को बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। उसके बाद 6 मार्च 2002 गुजरात सरकार ने भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत गोधरा पर एक आयोग बनाया और इसकी जांच शुरू कर दी। अब इसकी जांच शुरू होती है तो देश के उस समय रेल मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव, तो इन्होंने भी जस्टिस के अगुवाई में एक कमेटी बनाई और उसकी रिपोर्ट मांगी वहां तक। तो ये सारी चीजें हुई। अब गुजरात में इतने बड़े पैमाने पर उस समय लोग मारे गए। अब गुजरात सरकार की रिपोर्ट आती है जिसमें कि इसको एक आईएसआई की साजिश करार दे दिया जाता है कि ये आईएसआई की पूरी आईएसआई की साजिश थी। और नानावती आयोग की भी रिपोर्ट आती है जो एक प्री प्लान इसको साजिश बताया गया, जिसमें कि पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई, ऐसा बताया गया। कई बार ये रूमर्स भी उड़ा उस समय जब उनको जलाया गया था कि ये शॉर्ट सर्किट से लगा है, तो पर ये नानावती आयोग ने ये फिक्स कर दिया कि प्री प्लान था और पेट्रोल डालकर सबके ऊपर आग लगाई गई है। 11 मार्च 2011 एसआईटी की रिपोर्ट आती है जिसमें इसको साजिश करार दे दिया जाता है, और ये एसआईटी की रिपोर्ट भी आती है कि नानावती इनको सबका रेफरेंस लेके इसकी रिपोर्ट आती है। पर जो अगर अपन बात माने तो इनमें से सारी रिपोर्टों की बातें अलग अलग है। कोई किसी ने कहा दुर्घटना है तो किसी ने कहा कि ये साजिश है। तो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि वाकई में हुआ क्या था उस दिन। पर जो फाइनली ये रिपोर्ट हम मान के चलते हैं सोसाइटी की जो रिपोर्ट आई, क्योंकि ये नानावती रिपोर्ट को ज़्यादा अपन महत्व देते हैं, तो इसके अनुसार इसने अपनी रिपोर्ट बनाई। तो शुरू में 1500 लोगों के ऊपर एफआईआर हुई इसमें। अब 28 फरवरी 2002 से लेकर 1 मार्च 2011 तक 1500 में से सिर्फ 31 लोग दोषी पाए गए। उन 1500 में से सिर्फ 31 लोग बचे जिनके ऊपर मुकदमा चल रहा था, और उसके बाद 31 में भी सिर्फ 11 को फांसी की सजा दी गई और 20 को उम्र कैद। तो इस तरीके से इसका फैसला आया। अब उसके बाद अहमदाबाद हाईकोर्ट का फैसला आता है 2017 में, और ये जो 11 लोग थे जिनको फांसी की सजा दी गई, इनको भी उम्र कैद में बदल दिया गया। तो किसी को फांसी नहीं होती है, इसमें किसी को फांसी नहीं होती है, सबके सब छूट जाते हैं। जो आज भी छूटे हुए हैं, उम्र कैद होती है तो वो साल 2 साल 5 साल 10 साल में सबकी माफ हो जाती है, क्योंकि अच्छा रवैया होता है सबका, जेल में तो छोड़ दिया जाता है। या फिर जेल में भी वो लोग ऐसा, उनको कुछ यातना दी नहीं जाती कि उनको एक ऐसा लगे कि हाँ उन्होंने गलत किया है, तो वो बढ़िया तरीके से खाते हैं पीते हैं, जेल में मजे करते हैं, कुछ नहीं करता होगा। मुख्य आरोपी इसका था, उसको एसआईटी ने बरी कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि सबूत की कमी के कारण इसको रिहा कर दिया गया। अब आप सोचिए, ये कि हमारे देश के लिए मुझे लगता है सबसे बड़ी शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जिन लोगों की वजह से 1500 लोग तो वो मरे, और उसके अलावा वहां पे 59 लोग वो मारे जा चुके हैं, उनकी फैमिली पर भी तो कुछ बीती होगी। तो उन इतने बड़े दोषियों को सिर्फ उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया, और वो भी ऐसा कि सबको सजा नहीं मिली। आज तक की सबको सजा नहीं मिली, सिर्फ 31 लोगों को उम्र कैद मिली। तो ये कानून पर इस तरीके से कई बार सवाल भी, ऐसे दरिंदों को शायद इनकी फांसी की सजा ही इनके लिए सही है। अब ये सारी चीजें हो जाती हैं, पर अब अगर अपन बात करें कि ये इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है, अब वहाँ पर आज भी देखो इन सब का प्रभाव क्या होता है आने वाली पीढ़ी के ऊपर। तो इनका प्रभाव ऐसा रहा कि आज भी जो पीढ़ियाँ आ रही है
जिन्होंने अपने माँ बाप को मरते हुए देखा उस समय, जिन्होंने अपने माँ बाप का जेनोसाइड उनके आंखों के सामने देखा, जिन्होंने अपनी माँ को अपने सामने मरते हुए देखा, तो वो लोग कैसे भूल सकते हैं इन सब बातों को। और बचपन से उनके माइंड में ये बातें सेट है अब तक, तो वो ऐसे लोग जो निकलते हैं फिर बाद में वो फिर कट्टर बनते हैं। तो इस तरह की घटनाएं पूरे भारत को हमारे को झकझोर करके रख देती है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब इन घटनाओं में जैसे गोधरा में लगभग 1.25 लाख की आबादी है गोधरा शहर की, तो वहां पे उन लोगों से बात की गई, तो पता चला कि उन दंगों में गोधरा से कोई था ही नहीं, सब बाहर के थे। उन्होंने गोधरा के लोगों को कहना था कि हमारे यहाँ पर माहौल ऐसा है, बिल्कुल शांत माहौल था वहाँ पर। तो वहाँ के लोगों में ऐसा कुछ था नहीं, जो भी हुआ वो बाहर के लोगों की साजिश है। वो पता नहीं कौन थे क्या थे, जो आज भी भारत सरकार के लिए तो वो रहस्य ही बना हुआ है। तो ये सारी चीजें होनी नहीं चाहिए। आज भी फिर इसके बाद एक हिंदू मुस्लिम की एक एकता का भी अपने को एक देखने को मिला कि जैसे ही ये सारे दंगे होते हैं वहाँ पे कई बच्चे बेघर हो जाते हैं, उनको कई हिंदू लोगों ने सहारा दिया मुस्लिम बच्चों को, और कई हिंदू बच्चों को मुस्लिम लोगों ने अपने पास रखा और उनकी देखभाल की, पालन पोषण किया। तो ये सारी चीजें, इन सब से ये अपने को ये पता चलता है कि ऐसे दंगे चाहे कितने भी हो, ऐसे लोग चाहे हमारे समाज में कितने भी हो, पर ये हमारे समाज को तोड़ नहीं सकते अगर हम एक कर। ये ऐसे मानसिकता वाले लोग शायद 1000 में से 2 होंगे, 10 होंगे, 100 होंगे, पर जब तक हम एक है तब तक हमें कोई तोड़ नहीं सकता।